नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी सभी से यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें और न्यूज 18 ने तो मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों से ये बड़ी खबर। बड़ी संख्या में डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। एम्स में पिछले एक हफ्ते के अंदर ही 35 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है, जबकि सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए। खबर है कि इसमें से ज्यादातर डॉक्टरों को कोरोना की पहली या दूसरी डोज भी लग चुकी है, उसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी। लेकिन 2 तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, 35 लोग एम्स में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, स्वास्थ्य कर्मी है ये, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, दूसरे और भी लोग हैं, लेकिन इनकी टेस्टिंग जारी है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है जो इनके संपर्क में आए होंगे। लेकिन इससे पहले सर गंगाराम अस्पताल में 37 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 37 डॉक्टरों को कोरोना हो गया है और ऐसे में अब और ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, आखिर क्या वजह बताई जा रही है कि एम्स में सर गंगाराम अस्पताल में इतनी बड़ी तादाद में स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं? आगे क्या कदम उठाने की उम्मीद की जा रही है? देखिए प्रशांत, निश्चित तौर पर बेहद ही चिंताजनक बात है, क्योंकि एम्स में जिस तरीके से 35 स्वास्थ्य कर्मियों के एम्स को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है, और आपको याद होगा कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन का काम था वो स्वास्थ्य कर्मियों में ही किया गया था, डॉक्टर्स को सबसे पहले दिया गया था। लेकिन स्थिति किस कदर गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एम्स में ओपीडी पहले से ही बंद थी और अब जो सर्जरी, जो नॉर्मल सर्जरीज होनी थी वो भी बंद कर दी गई है अगले आदेश तक। और चूंकि इस दौरान केवल जो इमरजेंसी की सर्विसेज है वही केवल की जाएंगी। इसी तरह अगर हम सर गंगाराम अस्पताल की बात करें तो 37 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने की बात वहां पर सामने आई, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री 4 बजे अस्पताल के चेयरमैन से भी मुलाकात करेंगे। और चूंकि बेहद ही गंभीर ये मामला इसलिए भी बन रहा है कि वैक्सीनेशन होने के बाद ये हुआ है, क्योंकि ये अभी तक कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन और साथ साथ मास्क भी लगाना जरूरी है, लेकिन डॉक्टर्स चूंकि अस्पताल में रहते हैं वो मास्क भी वहां पर लगा रहे होंगे। उसके बावजूद कहां पर किस तरीके की कमी रह गई है, इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सर गंगाराम अस्पताल के चेयर। एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में स्वास्थ्य कर्मी ही कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो मरीजों का उपचार कैसे होगा? और इसीलिए भी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन को मुलाकात के लिए बुलाया है। शाम 4 बजे होने वाली थी ये बैठक। केजरीवाल जो है वो गंगाराम अस्पताल के हालात की जानकारी भी लेंगे और कुछ ही देर में ये मुलाकात उनकी हो सकती है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टरों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद हड़कंप मच गया है। इन डॉक्टरों में 5 को अस्पताल में ही भर्ती करवाना पड़ा है। 32 डॉक्टर तो घर पर ही क्वारंटीन है। बताया जा रहा है कि सभी डॉक्टर कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए थे। डॉक्टरों को फिलहाल कोरोना के लक्षण ही बताए जा रहे हैं। हल्के लक्षण के बाद 5 को अस्पताल में ही भर्ती करवाना पड़ा है। विक्रांत, लेकिन ये एक बेहद अहम मसला है। लेकिन जब आज केजरीवाल से मुलाकात होने वाली है तो किस बात की उम्मीद की जाए, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और आगे इस बैठक के बाद किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए प्रशांत, इस पूरी लड़ाई में, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, इसमें सबसे बड़ी जो जंग लड़ रहे हैं वो अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, नर्स वही है। और अगर डॉक्टरों को कोरोना की वैक्सीन होने के बाद भी, पूरी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जिसमें सुधार की जरूरत है। और इसी कारण आज की बैठक मुख्यमंत्री ने बुलवाई है। इस बैठक के दौरान चेयरमैन के साथ अस्पताल की जो स्थिति है उस पर चर्चा की जाएगी और किस तरीके से इस स्थिति को रोका जाए, बाकी अस्पतालों में इस तरीके की स्थिति ना देखी जाए, इन सब चीजों पर चर्चा की जाएगी और क्या कदम और सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं। और सबसे खास बात की, इनमें से ज्यादातर डॉक्टर्स को दोनों कोरोना की वैक्सीन लग चुकी थी और उसके बाद इस तरीके की घटना सामने आ रही है। और अस्पताल में डॉक्टर पूरी तरीके के प्रिकॉशंस भी बरत रहे थे और 37 डॉक्टर अगर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो उनके साथ गंभीर मुद्दा है। संक्रमित हुए हैं। ये गंभीर मुद्दा है कि डॉक्टर ही कोरोना पॉजिटिव। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी दलों की बैठक। कोरोना से जिस कदर
अब दिक्कत हो रही है महाराष्ट्र में। लॉकडाउन में सख्ती क्या और बढ़ाई जाए, इस पर विचार होंगे। और कौन से कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर बातचीत के लिए सर्वदलीय बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है। लेकिन सबसे खास बात यह कि कल प्रधानमंत्री की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र का खासतौर पर जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि राजनीतिक द्वेष छोड़कर, राजनीति छोड़कर के कोरोना से लड़ाई लड़नी होगी। हमें यह देखने की जरूरत नहीं कि टेस्टिंग के बाद यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। टेस्टिंग बहुत जरूरी है और यह आंकड़ा जितना ज्यादा हो बेहतर है, क्योंकि इसके बाद ही उपचार हो सकेगा। अभिषेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, सर्वदलीय बैठक, खुद प्रधानमंत्री ने इस बात की अपील भी की थी कि सभी दलों की बैठक बुलाएं और फैसला करें। क्या उसी का भी ये असर है या इसकी तैयारी पहले थी? बिल्कुल, ये उसी का असर है, क्योंकि जिस तरीके के केसेस प्रधान बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, वैक्सीनेशन के बाद भी केसेस की संख्या में कमी नहीं आ रही है, तो कहीं न कहीं अगला कदम उठाने की जरूरत राज्य सरकार को पड़ रही थी। लेकिन राजनीति जिस तरीके से छिड़ी थी, उसको लेकर के सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर थी। लेकिन प्रधानमंत्री को कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस पर राजनीति हो रही है, उससे रुकनी चाहिए और इसको लेकर कड़क संदेश प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि राजनीति होती रहती है, लेकिन इस समय लोगों के जान को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आज सीएम ने एक कोर ग्रुप की बैठक बुलाई थी, जिसमें फैसला किया है कि कल दोपहर में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और उसमें आगे किस तरीके से महाराष्ट्र को लेकर जाना है और खासकर कोरोना से बचाने के लिए क्या और उपाय हो सकते हैं, किस तरीके से लॉकडाउन को कड़ा किया जा सकता है। क्योंकि सैटरडे संडे पूर्ण लॉकडाउन है पूरे महाराष्ट्र में, उसके बाद मंडे से जब फिर से एक बार खुलेगा तो क्या उसको कंटिन्यू करके एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए उसी कड़क लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है क्या, जिससे कि आने वाले समय में केसेस को कम किया जा सके, उसकी जानकारी और उससे विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है कल दोपहर में। कैसे निपटा जाए इस कोरोना से, सर्वदलीय बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है। कल प्रधानमंत्री ने भी इसी बात की ओर इशारा किया था कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सियासत छोड़ करके और कोई बड़े फैसले करें मिलजुल करके, ताकि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई और आसान हो। लेकिन बावजूद इसके कोरोना के टीके पर जारी सियासी संग्राम अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की किल्लत का हवाला देते हुए कई जगहों पर सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन रोक दिया है। मुंबई में 25 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन रुकने की खबर है। इधर राजधानी दिल्ली से ही लगा हुआ उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का इलाका, जहां एक अस्पताल में वैक्सीन खत्म होने का नोटिस टंगा दिखाई दिया। भुवनेश्वर में भी वैक्सीन की कमी होने की खबर फैली। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लंबी कतार भी कई जगह दिखाई देने लगी इस अफवाह के बाद, और लोग अब घबराहट में भी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वैक्सीन पर जारी सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राहुल गांधी ने वैक्सीन का निर्यात रोकने की मांग की है। उन्होंने सभी जरूरतमंदों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने की भी मांग की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन की मुहिम में तेजी लाने के लिए दूसरी वैक्सीन को भी जल्द से जल्द मंजूरी दिए जाने की अपील की है। राहुल गांधी की इस चिट्ठी पर बीजेपी ने उन्हें निशाना साधने में भी देरी नहीं लगाई। राहुल गांधी सेज दैट टीका उत्सव कुछ नहीं होता है, वो तो टीका शॉर्टेज है, वही एक रियलिटी है। देखिए, कम से कम राहुल गांधी जी ने अब इस बात को स्वीकार तो किया है कि भारत में टीका बन रहा है। पहले उन्होंने टीके को लेकर के जिस तरह से राजनीतिकरण किया था, टीके की गुणवत्ता को लेकर के जिस तरह से उन्होंने जो है टीका टिप्पणियां करके देश में एक संशय पैदा करने की कोशिश की थी। कोरोना के आरंभ से लेकर के अब तक जब कभी भी कोरोना के विषय में उन्होंने बोला है, चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल के बेड्स की बात हो और चाहे टीके की बात हो, उन्होंने हमेशा ही देश में पैनिक पैदा करने का प्रयास किया और पैनिक पैदा करके और बाद में इटली चले जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब देश कम से कम राहुल गांधी जी की बात पर तो सीरियसली नहीं लेता, न तो देश के लोग लेते हैं और न उनकी पार्टी के लोग ही लेते हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीन की कमी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और सभी राज्यों को जरूरत के मुताबिक वैक्सीन दिए जाने का दावा भी किया है। देखिए, पहले तो वैक्सीन कम पड़ रहे हैं, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। क्योंकि वैक्सीन की कमी का दावा किया जा रहा है बार बार महाराष्ट्र की ओर से, केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक दुष्प्रचार है।
वैक्सीन की किसी को कमी नहीं होने दी जा रही है। औसत के मुताबिक वैक्सीन बराबर मात्रा में दी भी जा रही है, लेकिन कई वैक्सीन सेंटर पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, वैक्सीन खत्म हो गया है। बड़ी तादाद में सेंटर्स पर लोग पहुंच रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं। उनकी शिकायत यह है कि हमें पहले सूचित क्यों नहीं किया गया कि यहां ना आए, वैक्सीन खत्म हो चुकी है, जैसे कि वैक्सीन लगवाने की सूचना दी गई थी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, देवस्थान बोर्ड रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड से यह बड़ी खबर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की घोषणा की है और इसके बाद देवस्थानम बोर्ड में शामिल 51 मंदिरों के मुक्त होने का रास्ता साफ हो गया है। हरिद्वार में वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की यह बैठक के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह ऐलान किया है और यह बेहद अहम फैसला माना जा रहा है, जिसकी वीएचपी मांग करता रहा। 51 मंदिर अब मुक्त होंगे। इस बोर्ड से वीएचपी की बैठक में यह ऐलान किया गया है और देवस्थानम बोर्ड रद्द करने का फैसला मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया है। जिस तरह की मांग पहले वीएचपी की ओर से भी हो रही थी और इस तरह की गुजारिश भी सरकारों से हो रही थी, वीएचपी की बैठक के बाद एक बेहद अहम फैसला भी हुआ है। देवस्थानम बोर्ड रद्द करने का ऐलान किया गया है। देवभूमि कही जाती है उत्तराखंड की धरती को और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ा फैसला किया है। देवस्थानम बोर्ड रद्द किया गया है, इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने किया है। अनुपम त्रिवेदी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अनुपम, आखिर किस तरह की मंत्रणा के बाद यह कदम उठाना उचित समझा गया है? देखिए, ये जब से इंट्रोड्यूस हुआ था देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड में, तभी से इसका विरोध था। खासकर जो 51 मंदिर हैं, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत दूसरे मंदिर भी शामिल हैं, उनसे जुड़े हुए दो भी जितने साधु सन्यासी थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। और ये विरोध इस कदर बढ़ गया था कि जितने अनुयायी मंदिरों के थे देश भर में फैले हुए, उनके बीच विरोध अब जाने लगा था। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा थी कि इस प्रकार का जो कानून है, इससे ये हमारे जो पक्ष में नहीं जा रहा है, इससे एक गलत सेंटिमेंट जा रहा है। और जो विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग थी हरिद्वार में, उसमें रेजोल्यूशन भी इसको लेकर पास हुआ, क्योंकि सीएम वहां गए थे। वहीं पर उन्होंने आश्वासन दिया है संतों को कि वो पूरे कानून को रिव्यू कर रहे हैं और देखेंगे कि किस तरीके से सारे के सारे जो मंदिर हैं 51 के 51 उस कानून से बाहर आ सके। तो इसको लेकर उन्होंने बड़ा एक आश्वासन दिया है और इसमें कुछ लीगल टेक्निकलिटीज होंगी, इसको सरकार देखने के बाद फिर इसमें आगे को काम करेगी। जी, और वीएचपी की बैठक के बाद ये ऐलान कर दिया गया है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसका ऐलान किया। महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत पर उधर लगातार सियासी आरोप प्रत्यारोप, लेकिन इस किल्लत की वजह से बारामती, पनवेल, सांगली और सतारा समेत कई और जिलों में सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन बंद करने का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, मुंबई के 25 प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन बंद करने का दावा किया गया है और अस्पतालों के बाहर वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने का पोस्टर लगा दिया गया है। ऐसे में लोग वो परेशान हैं जो बड़ी तादाद में यहां पहुंचे थे और कल ही महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि केंद्र जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाए, वरना हमें सेंटर्स बंद करने पड़ेंगे। इस तरह की खबरों के बाद सेंटर्स में पहुंचने वाले लोगों की तादाद कई गुना बढ़ गई थी और कई जगह तो अफरा तफरी का तक आलम था, पुलिस तक को बुलाना पड़ा। लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने साफ कर दिया है कि देश में कहीं भी वैक्सीन की कमी नहीं है और महाराष्ट्र को छोड़कर किसी भी राज्य ने इस बात की शिकायत भी नहीं की है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि लोग वैक्सीन लेने के लिए आगे आएं, हम वैक्सीन देंगे और अगर महाराष्ट्र सरकार कोई सुझाव देना चाहती है तो वो दे सकती है। वैक्सीन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, खासतौर पर कुछ राज्य हैं, महाराष्ट्र जिसमें सबसे आगे है, उनका कहना है कि वैक्सीन की कमी पड़ रही है। क्या कहेंगे आप, क्या सरकार के पास वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा है? भाई, किसी हालत में कहीं भी कोई भी वैक्सीन की कमी नहीं है। वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप्स जो तय करते हैं, हमारे साइंटिस्ट जो तय करते हैं कि वैक्सीन कहाँ कब कितना जाना चाहिए, हर प्रकार का प्रबंधन है और जो हमारे मैनेजमेंट तैयार होता है हम उसको वैक्सीन वहाँ भी भेजते हैं और आवश्यकता अनुसार अभी आप अगर कहते हैं तो 60 साल से ऊपर या हमारे बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी जिनको पढ़ना चाहिए था, आज तक कभी नहीं हुआ है। इसका कारण कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों में उतनी जागरूकता कम है। मैंने देखा गांव-गांव से, हमारे क्षेत्र में बक्सर में गांव-गांव से लोग
कार्यकर्ता वॉलंटियर जहाँ ज़्यादा उत्साह जगा रहे हैं, जहाँ ज़्यादा लोगों को बता रहे हैं, तो वहाँ से बूढ़े बुजुर्ग सब आ रहे हैं। 2-2, 5-5 किलोमीटर चल के आते हैं। हालांकि अभी हम लोगों ने कई जगह सेंटर गांव में उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये स्थिति है कि लोगों में अवेयरनेस अगर होगा तो वैक्सीन की टीका लेंगे, वैक्सीन की टीका की बर्बादी ना हो। लेकिन कुछ सरकार 8% तक हम लाए, अभी 12% तक कई राज्य जो है जा रहे हैं, तो ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इस प्रकार की बात करना कि साहब वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए बिना हाहाकार है। लेकिन अकेले अश्विनी चौबे ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कमोबेश ऐसे ही दावे किए। नकवी ने भी वैक्सीन की कमी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। देखिए, मोदी जी ने कमिटमेंट और कल्चर जो सत्ता का है वो बहुत बदला है। अब जो है वो बयानबाजी और लफाजी से काम नहीं चलेगा। अब आपको ग्राउंड पर जो है वो लोगों के हितों के लिए, लोगों के सरोकार के लिए, लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम करना होगा। अब आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसे देश के नेता हैं जिन्होंने वर्क कल्चर को बिल्कुल पीपल फ्रेंडली बना दिया है। उधर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कोविड सेंटर में वैक्सीन के लिए 2 घंटे से लाइन में खड़े लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब अचानक वहां वैक्सीन खत्म होने की वजह से वैक्सीनेशन का काम रुकने का नोटिस लगा दिया गया। वैक्सीन की कमी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय बीकेसी जंबो कोविड सेंटर के डीन राजेश ढेरे जी मौजूद हैं। ढेरे सर, कब तक ये वैक्सीन मिलेगी? अभी जो 160 डोज आज अवेलेबल है उतने हम दे रहे हैं, और जब तक आगे वैक्सीन नहीं आ रही, आगे हमें सूचना नहीं मिलती, तब तक हम दे नहीं पाएंगे। सर, कई सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इसी तरीके की रिसीट लेकर आ रहे हैं। आज उनकी अपॉइंटमेंट थी, निराश होकर वापस जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, उनको तो यही सूचित करना चाहूँगा कि आज डोसेस कम है, जितने डोसेस है उतने दे पाएंगे। मेरी उन लोगों से विनती है कि आपको आगे सूचना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दे देगी, तब तक आपने रुकना है, और जैसे ही सूचना प्राप्त होती है आपने अपनी वैक्सीन लेना। सर, यहाँ पर भीड़ हो रही है काफी ज्यादा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अभी हालत मुंबई की या महाराष्ट्र की सबको पता है। मेरी तो विनती है लोगों से कि आप जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क डालना, सोशल डिस्टेंसिंग और डिसइंफेक्टेंट, कृपया ये हर एक की जिम्मेदारी वो पालना है। कृपया करके हर जगह पालिए, यहाँ भी पालिए, घर में भी पालिए, हर जगह पालिए। उससे आपको ही फायदा होगा, आपके फैमिली को फायदा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी होने की वजह से यहां पर पुलिस बल को बुलाना पड़ा था ताकि व्यवस्था और बेहतर की जा सके। इसके बाद पुलिस यहां पहुंची और अनाउंसमेंट करके लोगों को किस तरह से यहां दूर करने की कोशिश की गई, हमारे सहयोगी आशीष बता रहे हैं। बीकेसी कोविड सेंटर में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस यहां पर अनाउंसमेंट कर रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग आए हैं वहां उन्हें यहां से बाहर निकालने का काम जो है वो पुलिस कर रही है। सुबह के वक्त काफी ज्यादा भीड़ यहां पर हो गई थी, जिसके बाद अब पुलिस को यहां पर आना पड़ा है। अस्पताल के प्रशासन के जो डीन हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी लोगों को बताया जाएगा, उसके पहले लोग यहां पर ना आए, भीड़ ना करें। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से पुलिस यहां पर अनाउंसमेंट कर रही है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो गई है और यहाँ पर भीड़ ना बचाए, ताकि कोरोना का जो संक्रमण है उसे रोका जा सके। अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रही है, लोगों से भीड़ नहीं करने की विनती की जा रही है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी कोरोना वैक्सीन की कमी होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी कतार भी यहां देखी गई। कुछ राज्यों से जब यह खबरें आई कि वैक्सीनेशन सेंटर में अब कमी पड़ रही है वैक्सीन की, तो ऐसा कई जगह देखने को मिला और भुवनेश्वर उन्हीं में से एक। भुवनेश्वर के एक वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की लंबी कतार देखी गई। और अब बात ज्ञानवापी पर मचे सियासी संग्राम की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में एएसआई जल्द ही अब सर्वे शुरू करेगी, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद मस्जिद विवाद मामले में वाराणसी कोर्ट ने अब पुरातत्व विभाग की टीम से सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एएसआई से 5 लोगों की टीम बनाकर के सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। यह टीम खुदाई करके मिले साक्ष्यों का अध्ययन करेगी और इस बात का पता लगाएगी
कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे जमीन में मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि ढांचे के नीचे क्या था इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और इस बात की जांच हो कि क्या ढांचे को तोड़ करके यानी मंदिर के एक हिस्से को तोड़ करके यहां कोई दूसरा ढांचा बनाया गया, पहले कुछ और था। इस बात की जांच होगी कि क्या विवादित जगह पर पहले कोई और ही तरह का धार्मिक ढांचा बनाया गया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद अयोध्या में तो साधु संतों ने मिठाइयां बांटी है, खुशी का इजहार किया है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। दरअसल मामला 1991 का है, जब यह दावा किया जा रहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के हिस्से को तोड़ करके जबरन अतीत में यहां मस्जिद बनाई गई है। अब आखिरकार इस मामले में सुनवाई करते हुए एसआई से सर्वे कराने की मांग की गई है। खुदाई करके यह देखा जाएगा कि क्या वाकई नीचे कोई ऐसे अवशेष हैं जो इस दावे की पुष्टि करते हैं। हम आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी परिसर विवाद मामले में हिंदू पक्ष आखिर इस वक्त क्या कहता है। हिंदू पक्ष विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने का दावा करता रहा है लगातार। हिंदू पक्ष दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र होने का भी दावा करता रहा है। हिंदू मंदिर के 2500 साल पुराने होने का दावा किया जा रहा है पक्ष की ओर से। आरोप है कि साल 1664 में मुगल शासक औरंगजेब के वक्त में मंदिर को तोड़ा गया और मंदिर वाली जगह पर एक मस्जिद बनाई गई। मस्जिद के नीचे भी मंदिर की ही जमीन होने का दावा करने वाले हिंदू पक्ष के लोग कोर्ट के इस फैसले से बेहद खुश हैं। इन लोगों को उम्मीद जगी है कि सर्वे की वजह से अब सच सामने आ सकेगा। इसी खुशी में अयोध्या में साधु संतों ने मिठाई बांटी है, अपनी खुशी का इजहार किया है। हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में दी गई याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद को हटाए जाने की मांग की गई है। अब एएसआई की टीम इन दावों की पड़ताल करेगी और इससे जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों की जांच पड़ताल की जाएगी। बहुत जल्दी काशी विश्वनाथ भगवान का अब मंदिर स्थापित होगा। विदेशी आक्रांता पुरातत्व विभाग को अनुमति मिल गई है कि पुरातत्व विभाग जांच करके और बताए कि वहां मंदिर था कि नहीं था। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हो रहा है, उसी तरह से देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ भगवान का भी दिव्य भव्य अब जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण होगा। वह शुभ घड़ी की जो प्रतीक्षा थी वह आज से उसका श्री गणेश हो गया है। जो गुलामी के समय में हमारी संस्कृति, हमारे स्वाभिमान के प्रतीकों को दबा दिया गया था, दफना दिया गया था, उनकी खोज तो होनी चाहिए, तलाश तो होनी चाहिए। अगर वहाँ खुदाई की जाती तो क्या बुरा है, अन्यथा क्या है। ये तो सर्वविदित है कि वहाँ जो भगवान विश्वनाथ के चारों ओर जो मंदिर थे उनको तोड़ा गया और तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, तो ये तो सर्वविदित है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार न्यायालय के आदेश पर वहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा तथ्यों का अन्वेषण करती है तो ये उचित कदम होना चाहिए। श्री काशी ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमे में जो बाबा विश्वनाथ का स्थान है, आदि विश्वेश्वर महादेव जिन्हें अविमुक्त और बाबा विश्वनाथ कहते हैं, इस संदर्भ में कोर्ट के द्वारा कि इसका एक सर्वे हो कि इसका स्वरूप क्या है, कौन सा धार्मिक स्वरूप है, तो एएसआई के द्वारा सर्वे कराने का और इसका व्यय राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाए, ऐसा आज एक आदेश पारित हुआ है। इस आदेश का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है। साधु संत महंत स्वामी जो कह रहे हैं वो तो एक पक्ष हुआ, वहीं मुस्लिम पक्ष के दावे इससे बिल्कुल अलग हैं। मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावों को बेबुनियाद करार दे रहा है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक मस्जिद के नीचे मंदिर होने के किसी तरह के कोई सबूत नहीं है। तो बहरहाल ये आर्डर जो है वो कतई गलत है, गैर कानूनी है। और मेरी बात अभी हुई इलाहाबाद में, जो सीनियर एडवोकेट फरमान अली साहब इसको कर रहे हैं, इसकी बहस उन्होंने की है, उनसे मेरी बात हुई तो वो वहाँ के जो कमेटीज़ की है बनारस में, उसके लोग कल तक मेरे ख्याल से वहाँ उनके पास पहुँच जाएंगे और वो तैयारी करके इसके रिवीज़न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जहाँ बनाई समझेंगे वो उसको फाइल करेंगे। अब अपने अपने दावे दोनों ही पक्षों की ओर से किए जा रहे हैं।
आईटीसी की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत में हम देश भर के आत्मनिर्भरता की कहानी लेकर आते हैं। आज की कहानी आईटीसी की संगीत रिसर्च एकेडमी की है, जिसने शास्त्रीय संगीत को सहेजा है और संगीत की परंपरा को हर तरह से आगे ले जाने में मदद की। भारतीय शास्त्रीय संगीत दुनिया में सबसे समृद्ध संगीत संस्कृति है, जिसे राजे रजवाड़ों ने धरोहर बनाया और आज ये देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जानी जा रही है। अब जबकि राजाओं के शासन खत्म हो चुके हैं, तो संगीत की इस विरासत को संभाला एक जाने माने कॉर्पोरेट ने। आईटीसी ने 1977 में कोलकाता में आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की स्थापना करके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संरक्षण का बीड़ा उठाया। ITC got these gurus to come to this 200-year-old institution. You know, this building housed them, and they only had to look at the music and teach. The rest of their needs were taken care of. उस्ताद निसार हुसैन खान, हीरा भाई बारोडेकर और गिरिजा देवी जैसे नामों ने आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए युवा कलाकारों को संगीत का प्रशिक्षण दिया। 4 दशकों से ज्यादा समय से हिंदुस्तानी संगीत को संगीत रिसर्च अकादमी ने संभाल रखा है और संगीत जगत की दुनिया को कई बड़े नाम भी दिए हैं। आईटीसी की ये संगीत रिसर्च अकादमी भारतीय शास्त्रीय संगीत की धरोहर को दशकों से संभाले हुए है और इसे ही सही मायने में कहते हैं सफलता का स्वाभिमानी रास्ता।